ये क्या हुआ? नहीं। Case number 5247 of 87, State of Maharashtra versus Janvi Kaul, accused number 1. I am for the state, Your Honor. I'm for the accused, Your Honor. Mr. Prosecutor, please proceed. Yes, Your Honor. Your Honor, 2 दिसंबर 1987 की रात हमारे शहर के लिए एक काली रात थी। उस रात के अंधेरे में एक इंसान एक बिल्डिंग की छत से गिरा और हमेशा के लिए समय की गर्द में खो गया। वो इंसान जो तकलीफों से कभी डरा नहीं, जिसने शहर के एक छोटी सी गली के कोने के कमरे में अपना काम शुरू किया, वक्त के साथ जूझा और थोड़े ही वक्त में शहर के 40% इलाके में उसके अपने नाम से अलग अलग बिजनेस हाउसेस एस्टैब्लिश हो गए। शहर के जाने माने लोगों में उसकी गिनती होने लगी। और वो इंसान
जो खुद गरीबी और बेकारी से जूझ चुका था, आज हजारों लोगों का मालिक, दोस्त, अन्नदाता और हमदर्द बन चुका था। उस शख्स का नाम था रंजीत चौधरी। रंजीत चौधरी, जिसके लिए उसके दोस्त कहा करते थे कि खतरों से खेलना और मौत के मुंह पर हंसना उसके लिए एक आम बात थी, उतनी ही आम जितनी सुबह उठकर किसी का अखबार पढ़ना। हर आदमी की जिंदगी में कभी ना कभी किसी औरत ने एक अहम रोल अदा किया है। रंजीत चौधरी की जिंदगी में भी 2 औरतों ने अपना रोल अदा किया, उसकी जिंदगी बनाने में और बिगाड़ने में। एक ने उसको अपने साथ लिया, उसे संभाला, सहारा दिया, और वो औरत है स्वर्गीय रंजीत चौधरी की पत्नी शशि चौधरी। और दूसरी औरत है जानवी कौर, मिस जानवी कौर। औरत को हमेशा मां के रूप में देखा गया है, जन्नी के रूप में माना गया है, पर मिस जानवी कौर इन सब से परे है। बिजनेस की दौड़ती रगों में से कैसे पैसा चूसा जाए, एक भले इंसान की भलमनसाहट का कैसे फायदा उठाया जाए, इनकी जीती जागती उदाहरण है जानवी कौर। धरती, जन्नी, मां, ये सब परिभाषाएं इन्होंने ताक पर रख दी और अपने ही अन्नदाता को, उस व्यक्ति को जिसे हमेशा अपना प्रिय माना, 2 दिसंबर की रात को अपनी छत से ढकेलकर मौत की बाहों में डाल दिया। आज जो यहां कुर्सी पर बैठकर वक्त का नजारा देख रही है योर ऑनर, उसकी सही जगह है ये कटहरा, जहां बैठकर उसे अपने पापों का हिसाब किताब चुकाना पड़ेगा। उसके चेहरे से नकाबों का पर्दा हटाने वाले लोगों को उसे अपना असली चेहरा दिखाना होगा। That's all, Your Honor. योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त ने हम सबको इंसानियत के हर पहलू से वाकिफ कराया, बताया कि मां, जननी और औरत में क्या फर्क होता है। अच्छा किया, पर जोश में ये भूल गए कि जब तक गुनाह साबित नहीं हो जाता तब तक इन्हें किसी को भी गुनहगार या बेगुनाह ठहराने का कोई हक नहीं, इन्हें किसी को भी उस कटघरे में बिठाने का कोई हक नहीं। That's all, Your Honor. मेरे पहले गवाह है डॉक्टर ब्रिजभूषण साहब। आप गीता पर हाथ रख के कसम खाइए, मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं कसम खाता हूं। आपका नाम? डॉक्टर ब्रिजभूषण सहाय। आपका पेशा? मैं सरकारी स्वास्थ्य परीक्षक हूं। आपको काम के सिलसिले में 2 दिसंबर की रात को कहीं बुलाया गया था? मुझे रंजीत चौधरी की लाश को एग्जामिन करने के लिए बुलाया गया था। आपने एग्जामिनेशन के दौरान क्या पाया? लाश की हालत काफी बिगड़ी हुई थी। और इस बिगड़ी हालत की वजह क्या थी? काफी ऊंचाई से उस शख्स का गिरना जिसकी वो लाश थी। यानी रंजीत चौधरी? जी। क्या मौत की वजह ऊंचाई से गिरने के अलावा कुछ और भी हो सकती है? ऐसा और कोई सबूत नहीं मिल सका। डॉक्टर साहब, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर उस शख्स का सर किसी वार से फट गया होता तो क्या लाश की जांच कराने से इसका पता लगाया जा सकता था? लाश की हालत देखते हुए यह मुमकिन नहीं था। That's all, Your Honor. No questions. आपका नाम? जी पंडित रास बिहारी। आपका पेशा? हम साहब उसी बिल्डिंग में काम करते हैं जहां लाश गिरी थी। लाश गिरी या रंजीत चौधरी गिरे? जी चौधरी साहब गिरे और लाश बन गए। आप उस बिल्डिंग में क्या काम करते हैं? जी साहब मैं नाइट वॉचमैन। रंजीत चौधरी साहब का दफ्तर क्या उसी बिल्डिंग में यानी चौधरी टावर्स में है? जी साहब। और क्या आप जानते हैं कि सबसे ऊपर वाला फ्लैट किसका है? जानता हूं साहब, रंजीत चौधरी साहब का। और उस फ्लैट में कौन रहता था? जी रंजीत चौधरी साहब और कौल मेम साहब। मेरा मतलब है चौधरी साहब के शादी के पहले। और शादी के बाद? शादी के बाद कौल मेम साहब अकेले रहती थी। राजबिहारी जी, शादी के बाद क्या आपने कभी रंजीत चौधरी साहब को मिस कॉल से मिलते देखा? जी सिर्फ एक बार। कब? 2 दिसंबर की रात को। उस रात को क्या हुआ? जी रात के करीब 10:30 बजे होंगे और मुझे ड्यूटी पर आए हुए आधा घंटा हुआ होगा कि मैंने देखा चौधरी साहब की गाड़ी आई, पीछे एक काली फिएट भी आई। दोनों गाड़ियां बिल्डिंग में आकर रुक गईं। चौधरी साहब उतरे और आगे बढ़कर उन्होंने कौल मेम साहब की तरफ का दरवाजा खोला। कौल मेम साहब उतरी और आगे बढ़कर रुक गईं। चौधरी साहब फिएट की तरफ बढ़े।
फिएट से एक आदमी बाहर आया। दोनों ने मिलकर पीछे की सीट से एक आदमी को उतारा जो शायद शराब के नशे में धुत था। वो आदमी बिल्कुल ही अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो दोनों अपने कंधों का सहारा देकर आगे की ओर बढ़े। ये देखकर मैं मदद करने के लिए आगे बढ़ा, पर चौधरी साहब ने हंसते हुए टाल दिया। मैंने आगे बढ़कर लिफ्ट का दरवाजा खोला और चारों अंदर चले गए। उस रात जब आपने रंजीत चौधरी को देखा तो क्या आपको वो परेशान नजर आ रहे थे? नहीं तो साहब, बल्कि वो तो बहुत खुश नजर आ रहे थे। क्या आपको कहीं ऐसा लगा कि ये आदमी थोड़ी देर में खुदकुशी करने जा रहे हैं? वी ऑब्जेक्ट योर ऑनर। आपने कहा कि उस रात चौधरी साहब के साथ 2 आदमी और थे। जी साहब। आपने उस रात उन आदमियों से किसी को वापस जाते देखा? जी साहब, वो जो शराबी था, जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, वो करीबन 20 मिनट बाद बाहर निकला और दरवाजे की तरफ चला गया। क्या आप बता सकते हैं कि वो कहां चला गया? जी साहब, मैंने सोचा कि वो अकेला तो जा नहीं पाएगा, मैं उसकी मदद करने गया, लेकिन वो तो धड़धड़ाता हुआ बाहर चला गया। बाहर एक गाड़ी में बैठा और मिनटों में गायब हो गया। लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं पहुंचा होगा। क्यों? एक तो ये कि वो पी के टुन्न था, और दूसरा पुलिस ने उसे जरूर पकड़ लिया होगा। पुलिस ने? हाँ साहब, जैसे ही इस आदमी की गाड़ी गई वैसे ही एक और गाड़ी उसके पीछे लग गई। कौन सी गाड़ी? गवाही के दौरान किसी और को बोलने या सवाल पूछने की इजाजत नहीं है। कौन सी गाड़ी रासबिहारी? मैं आपको आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। बोलो बच्चा, बैठ जाओ। आई एम सॉरी। अगर मिस कॉल मुझे सवाल पूछने देती तो शायद उन्हें वो सब पता चल जाता जो वो जानना चाहती है। हाँ, तो रासबिहारी जी, वो गाड़ी कैसी थी? अच्छी थी। चलो माना कि वो गाड़ी बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था कि उस गाड़ी की बनावट कैसी थी, उसका रंग कैसा था? जी फिएट थी, काले रंग की। उस गाड़ी में कितने लोग थे? सिर्फ एक आदमी। आपको ऐसा क्यों लगा कि पहली वाली गाड़ी के पीछे ये गाड़ी गई? जैसे ही इस आदमी की गाड़ी गई वैसे ही एक और गाड़ी इसके पीछे लग गई। बड़ा अजीब लगा मुझे। और वो दूसरा आदमी, क्या आपने उसे जाते देखा? जी हाँ साहब, थोड़ी देर में वो भी बाहर निकला, एक सिगरेट निकाली, मुंह में लगा के खड़ा रहा, फिर वापस जेब में रखकर बाहर निकल गया। फिर क्या साहब, मैं राउंड लगाने निकल गया। पीछे का राउंड लगाकर आगे की तरफ जा ही रहा था कि मुझे किसी भारी चीज के गिरने की आवाज सुनाई दी। मैं दौड़कर उस आवाज की तरफ गया। कॉल मेम साहब भी तब तक नीचे आ गई। कॉल मेम साहब ने क्या किया? चिल्लाई और घुटनों के बल गिर पड़ी। क्या बताएं साहब, ऐसी लाश मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। That's all, Your Honor. तुमने कहा कि 2 दिसंबर की रात को तुमने चौधरी साहब को शादी के बाद पहली बार चौधरी टावर्स आते देखा। क्या तुम हर अंदर आने वाले को देखते हो? हमारी बिल्डिंग में खासियत है मेम साहब, वो जो लिफ्ट का दरवाजा है वो कांच का है, और बिल्डिंग में रहने वाले हर आदमी के पास उस दरवाजे की चाबी है। अगर चौकीदार ना भी हो तो बिल्डिंग में रहने वाला अंदर आ सकता है, लेकिन बाहर वाले को घंटी बजानी पड़ती है। चौकीदार आएगा, विजिटर बुक भरवाएगा, तभी वो आदमी अंदर आ पाएगा। यानी चौधरी साहब कभी रात में आए हो और तुम राउंड पर हो तो तुम्हें पता भी नहीं लगा होगा? वो तो बिल्डिंग के मालिक थे मेम साहब, उनको कौन रोकता। उनके पास उस कांच के दरवाजे की चाबी थी? थी मेम साहब, और एक कॉल मेम साहब के पास भी थी। दैट्स ऑल, थैंक यू। योर ऑनर, मेरे अगले गवाह हैं रमाकांत शिंदे। रमाकांत शिंदे। आपका पेशा? जी, मैं एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हूं। आपका आखिरी असाइनमेंट क्या था? मुझे रंजीत चौधरी का पीछा करने का काम सौंपा गया था। आपको यह काम किसने सौंपा था? मेरे लिए यह बताना मुमकिन नहीं है। देखिए शिंदे साहब, अगर आप जुर्म को ढकने की कोशिश करेंगे तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया। नाम छुपाकर आप जुर्म ही कर रहे हैं शिंदे साहब। जी, मेरे क्लाइंट का नाम है मिसेस शशि चौधरी, रंजीत चौधरी की बीवी।
शिंदे साहब, अब हमें ये बताइए कि क्या 2 दिसंबर की रात को भी आप रंजीत चौधरी का पीछा कर रहे थे? जी हाँ। और आप हमें उस रात के बारे में कुछ बताएंगे? जी, मैं 6:15 से शुरू करता हूँ। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि उस वक्त 6:15 बजे थे? क्या है साहब, वो मेरी ड्यूटी का एक हिस्सा है। पहले मैं लिखता हूँ और फिर बाद में रिपोर्ट करता हूँ। अच्छा। तो साहब 6:15 बजे उस दिन मिस्टर चौधरी अपने जू वाले फ्लैट से निकलते हैं। उन्होंने एक काले रंग का सूट पहन रखा है, अपनी गाड़ी वो खुद चलाते हैं और काफी तेजी से वो मरीन लाइन्स की तरफ जाते हैं। मरीन लाइन्स में वो कहाँ जाते हैं? चौधरी टावर्स। अब टाइम 7:45 हुआ है। टावर्स के सारे ऑफिसेज बंद हो चुके हैं। मैं अपनी गाड़ी में बैठ के बाहर इंतजार कर रहा हूँ। ठीक 9:45 पे चौधरी साहब और मिस कॉल बाहर आते हैं। मिस कॉल ने एक लाल रंग की साड़ी पहन रखी है। दोनों गाड़ी में बैठते हैं और चले जाते हैं। अब वे कहाँ जाते हैं? देखिए, दुनिया में बगैर खामियों का कोई नहीं। मतलब मैं उन्हें खो देता हूँ। खैर, फिर आप क्या करते हैं? मैं वापस चौधरी टावर्स पहुंचा और टावर्स के बाहर गाड़ी खड़ी करके इंतजार करने लग गया चौधरी साहब और मिस कॉल का। जी हाँ, 10:50 पर चौधरी साहब अपनी गाड़ी से आते हैं। उनके पीछे एक काली गाड़ी आती है। मिस कॉल चौधरी साहब की गाड़ी से उतरकर लिफ्ट की तरफ जाती है। तब तक चौधरी साहब और वो काली गाड़ी का ड्राइवर पीछे की सीट से एक आदमी को सहारा देकर उतारते हैं और लिफ्ट की तरफ जाते हैं। वहां वॉचमैन उनसे कुछ कहता है। चौधरी साहब हंसकर जवाब देते हैं और तीनों लिफ्ट के अंदर, वॉचमैन अपने राउंड पर। फिर 15 मिनट बाद, यानी कि 11:05 पे वो काली गाड़ी का ड्राइवर नीचे आता है, अपनी गाड़ी में बैठ के चला जाता है। 11:10 पर वो आदमी जिसे चौधरी साहब सहारा देकर ऊपर ले गए थे, वो नीचे आता है। लेकिन इस वक्त वो एक मारुति वैन में बैठता है और चला जाता है। वो मारुति वैन वहां कब आई, कैसे आई, ये मुझे मालूम नहीं। शायद गली के बाहर थोड़ा सा अंधेरा था, वहीं आकर वो रुक गई होगी, इसलिए मैं देखने से चूक गया। गाड़ी है चली गई? जी हाँ। अब वो वॉचमैन राउंड लगाकर वापस आता है, इधर उधर देखता है, विजिटर वाला रजिस्टर देखने लगता है। मैं अपने गाड़ी में वापस आता हूँ, टॉर्च लेता हूँ और अपनी जगह पे वापस पहुंच जाता हूँ। वॉचमैन का शायद दूसरे राउंड का समय हो गया। वॉचमैन अपने राउंड पे चला गया। मैंने मौका देखा और लपक कर कांच के दरवाजे के पास पहुंच गया। मैंने जेब से डुप्लीकेट चाबी निकाली और दरवाजा खोला। फिर सीढ़ियां चढ़ता हुआ फर्स्ट फ्लोर तक जाके पहुंचा। वहां से लिफ्ट बुलाई और छत पे गया। छत के किनारे आके नीचे देखा। जानवी कॉल की टेरेस साफ नजर आ रही थी। अचानक टेरेस के कोने में मिस कॉल नजर आई। रात की हल्की रोशनी में उनका नाइट गाउन चमक रहा था। वो एक आदमी को टेरेस के किनारे तक घसीट रही थी। आदमी के शरीर में कोई हरकत नहीं थी। जब तक कुछ समझ में आता, मिस कॉल ने उसे टेरेस से नीचे ढकेल दिया और एक पल काला सूट दिखाई दिया, रंजीत चौधरी और सन्नाटा। मैं दौड़कर सीढ़ियों से नीचे आया, देखा एक लिफ्ट नीचे जा रही। मैं भागा, दूसरी लिफ्ट से नीचे गया। सामने वो लाश थी और पास में झुकी हुई मिस कॉल। आपने मिस कॉल से कुछ पूछा? जी नहीं। करीब 15 मिनट के बाद पुलिस आई। मैंने उनको वही बताया जो आपको बताया। थैंक यू मिस्टर शिंदे। योर विटनेस। मिस्टर शिंदे, क्या आप बता सकते हैं मिस्टर रंजीत चौधरी का पीछा करने का काम मिसेस चौधरी ने आपको कब सौंपा? जी हाँ, 5 नवंबर। क्या आप मुझे मिस्टर रंजीत चौधरी की शादी की तारीख बता सकते हैं? 4 नवंबर, एक दिन पहले। एकदम सही, एक दिन पहले। यानी कि मिसेस चौधरी ने अपनी शादी के एक दिन बाद आपको अपने पति का पीछा करने का काम सौंपा। ऐसा ही लगता है? ऐसा लगता नहीं, ऐसा हुआ है। मिस्टर शिंदे, आपको अपने काम पर नियुक्त करते हुए मिसेस चौधरी की हिदायतें क्या थी? जी, मिस्टर रंजीत चौधरी के हर कदम पर नजर रखना और रिपोर्ट करना। मिस कॉल के बारे में कोई खास हिदायत? जी नहीं। क्या मिस्टर रंजीत चौधरी शादी के बाद भी मिस कॉल से मिलते थे? जी हाँ, मिलते थे। दिन में? हाँ, दिन में भी। और ये रिपोर्ट आपने मिसेस चौधरी को दी? हाँ, दी। उनका रिएक्शन क्या था? देखिए, मिसेस चौधरी एक ऊंचे घराने की औरत है और ऊंचे घराने के लोग आम लोगों की तरह रिएक्ट नहीं करते।
वो आपको परेशान दिखी? जी नहीं, मिस्टर रंजीत चौधरी एक डिवोटेड हस्बैंड थे और अपनी पत्नी से काफी प्यार करते थे। ये आपको कैसे मालूम? ये मिसेस चौधरी के अपने अल्फाज हैं। मिस्टर शिंदे, जब आप गाड़ी से टॉर्च निकालकर छत की तरफ बढ़े, उस वक्त क्या समय था? 11:20। और जब आप छत पर पहुंचे तब? 11:35। 15 मिनट। आपका मतलब है आपको नीचे लिफ्ट से लेकर छत पर पहुंचने में 15 मिनट लगे? नहीं, हुआ यूं कि पहले फ्लोर तक तो मुझे चढ़ के जाना पड़ा, फिर मैंने लिफ्ट ऊपर बुलाई, लिफ्ट से ऊपर गया, फिर सीढ़ियां चढ़ के मैं छत पे पहुंचा। तो इसमें 10 मिनट तो लगेंगी। और बाकी के 5 मिनट? बाकी के वक्त आप क्या कर रहे थे मिस्टर शिंदे? आपसे क्या छुपाना, उस रात मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और बहुत ठंड भी थी, तो मैंने थोड़ी सी ब्रांडी पी ली। आपकी ईमानदारी की दाद देती हूँ, लेकिन मैं नशे में नहीं था। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मिस्टर शिंदे, आपने मिस कॉल को किसी को छत से ढकेलते देखा। नीचे के टेरेस पर रोशनी नहीं थी और आपने ब्रांडी पी थी। देखिए, ब्रांडी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। क्या आपको पूरा यकीन है कि मिस कॉल रंजीत चौधरी को ढकेल रही थी? क्या यह मुमकिन नहीं कि वो उससे जूझ रही हो? बड़ा अजीब अंदाज है जूझने का। अगर मैं किसी आदमी के साथ जूझ रहा हूं तो मैं उसे खड़ा नहीं करूंगा, यानी कि बाहों में हाथ डाल के उसको खड़ा नहीं करना चाहूंगा। मिस्टर शिंदे, यहां आने से पहले मिसेस चौधरी ने आपको क्या हिदायत दी थी? कोई हिदायत नहीं दी थी। और मैं आपको यह भी बता दूं कि मिसेस चौधरी यहां नहीं है मुझे हिदायत देने के लिए। उनके पिताजी उन्हें पुणे ले गए। मिस्टर शिंदे, क्या मिस्टर चौधरी के मौत से मिसेस चौधरी खुश है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन। आपके बयान के मुताबिक मिस्टर शिंदे, मिस्टर चौधरी के कत्ल के आप इकलौते गवाह हैं। जी। इसको मद्देनजर रखते हुए मिसेस चौधरी की निगाह में आपकी कीमत क्या है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। सस्टेन। देखिए, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को खरीदना इतना आसान नहीं है, बल्कि वो खरीदा नहीं जा सकता। क्या सबके लिए लागू होता है? जी हाँ, हर प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के लिए। थैंक यू मिस्टर शिंदे, दैट विल बी ऑल। नहीं, योर ऑनर, मैं भी एक सवाल मिस्टर शिंदे से पूछना चाहूंगी। मिस्टर शिंदे, आपके पास गाड़ी कौन सी है? एक पुरानी फिएट 1962 मॉडल, और काम अच्छा देती है। जब वो दूसरा शख्स मारुति वैन में चला गया तो क्या आपने किसी और गाड़ी को उसका पीछा करते देखा? जी नहीं। थैंक यू मिस्टर शिंदे। मेरे अगले गवाह है इंस्पेक्टर वसुनिया। क्या 2 दिसंबर की रात आपको रंजीत चौधरी की मौत की तहकीकात के लिए बुलाया गया था? जी हाँ, सबसे पहले मैं वहां पहुंचा था। वहां आपने मिस कॉल से कुछ सवाल किए? जी नहीं, जब तक मैं उससे पूछता, रमाकांत शिंदे जोर से चिल्लाया और बोला कि रंजीत चौधरी का खून मिस कॉल ने किया है। उसने खून होते देखा। ये सुनकर मिस कॉल ने क्या किया? ये सुनकर वो घबरा गई, आंखें बड़ी हो गई और फिर वकील साहब वो एकदम हंसने लगी। देखकर लगा मानो पागल हो गई वो। फिर आपने क्या किया? फिर उससे सवाल जवाब करने उनके फ्लैट में गए। क्या जगह थी! क्यों, आपको वहां कुछ अलग सा नजर आया? जी, बेडरूम। आपने वहां क्या देखा? नाइट गाउन्स, एक से एक खूबसूरत नाइट गाउन्स। अलमारी खुली थी इसलिए दिख गया। बाथरूम में एक कांच का बना टब। पानी चलाओ तो टब के नीचे एक सफेद बत्ती जल गई और सेंटेड पानी नल से निकलने लगा। आप मेरा सवाल गलत समझे इंस्पेक्टर वसुनिया। देखने से मेरा मतलब घर की खूबसूरती से नहीं था। मेरा मतलब यह था कि क्या आपको कोई ऐसा सुराग मिला जो रंजीत चौधरी की कत्ल की ओर इशारा करता रहा? जी हाँ, ड्राइंग रूम में।
क्या देखा आपने ड्राइंग रूम में? एक चिट्ठी एक टेबल पे रखी थी, बंद, और इस पे लिखा था उस शख्स के लिए जो सबसे पहले इसे देखे। क्या यही वो चिट्ठी है? जी हाँ, यही है। थैंक यू योर ऑनर, इस चिट्ठी को पढ़ने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। अगर कोई इतिहासकार मेरा आखिरी पैगाम इंसानों के नाम इतिहास में लिखना चाहे तो मैं यही कहूंगा कि मैंने इस जमीन पर सिर्फ दो चीजों को खूबसूरत पाया, दो चीजें जो हर वक्त मेरी मुट्ठी में कैद थी। मेरे हाथों में दुनिया की लगाम और दूसरी जानवी कौल। जो इन्हें समझ सकते हैं उनके लिए यह पैगाम और इनकी कीमत वही है जो इंसानियत को चुकानी पड़ी है। रंजीत चौधरी। Submitted as Exhibit A. Accepted as Exhibit A. Thank you, Your Honor. इंस्पेक्टर, मिस कॉल ने आपको कहा कि रंजीत चौधरी को कूदने से बचाने के लिए उन्हें हाथापाई करनी पड़ी। क्या उनके कपड़ों पर कोई इस हाथापाई का सबूत था? जी हाँ, उनका नाइट गाउन फटा हुआ था। वो शी वॉज होल्डिंग इट अप क्योंकि सामने की करीब करीब सारी सिलाई निकल गई थी। तो ये देखकर आपको क्या लगा? जरूरी है ये बताना? आप पुलिस ऑफिसर हैं, बताना आपका फर्ज है। मुझे ये लगा काश सारी सिलाई अगर नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था इंस्पेक्टर। मेरा मतलब था कि क्या नाइट गाउन देखकर आपको ऐसा लगा कि ये हाथापाई में फट गया हो? जी हाँ। अच्छा इंस्पेक्टर, बताइए आप बाथरूम में क्यों गए थे? हम लोग ने सुना था कि चौधरी साहब बियर से नहाते थे, इसीलिए नल चलाकर देखा। इंस्पेक्टर, सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत कीजिए। थैंक यू, दैट विल बी ऑल। मेरी अगली गवाह है बेटी लोबो। बेटी लोबो। आपका नाम क्या है? तुमको मालूम है तभी तो तुम बुलाया हमको। बिना बहस के अपना नाम बताइए। बेटी लोबो। आपका पेशा क्या है? हम हाउसकीपर है। आपने आखिरी बार किसके यहां नौकरी की? रंजीत चौधरी के यहाँ, उसका पहले उसका डैडी का पास। इन दोनों के यहां आप कब से नौकरी कर रही है? हम इस फैमिली में 38 इयर्स से नौकरी करता है। हम रंजीत साहब को तब से जानता है जब वो इतना सा छोटा था। छोटा छोटा निकर, छोटा छोटा जूता पहनकर तैयार होता था। जब हमको देखता था तो बेटी बोलकर दौड़ कर आकर हमको किस करता था। अच्छा, तुम्हारी ड्यूटी क्या थी? हम पेंट हाउस का देखभाल करता था, उसका साफ सफाई करता था। जब रंजीत साहब कभी आता था तो हम उसका वास्ते चाय, खाना सब कुछ बनाता था। लेकिन जब से ये आया है ना, हमको चैन से रहने नहीं दिया। अच्छा, तो मिसेस लोबो ये मिस लोबो, अभी तक हम मिस होता। आई एम सॉरी। मिस लोबो ये बताइए कि रंजीत चौधरी और मिस कॉल के क्या संबंध थे? हमारा जैसा डिसेंट औरत को ये नहीं जानना चाहिए कि इसके जैसा औरत क्या क्या करता। अब क्या बोलेगा, इस पाप का दुनिया में गॉड भी नहीं सोचा होगा कि इतना सीन होगा। ये सीन के बारे में आप जरा बताइएगी। पहले दिन से जब से ये औरत चौधरी साहब का लाइफ में आया, ये उसके साथ स्लीप करता। और जब आदमी काम और बिस्तर का बीच का लाइन क्रॉस करता तो लाइफ भी उसको क्रॉस करता। और ये औरत, इसने उसको पकड़ और जकड़ रखा। किसे? उसके बिस्तर को और उसके काम को। ये चौधरी साहब का साथ बिस्तर में लेटकर लाखों का बात करता, किधर से कितना लाख आएगा और कहां कितना लाख जाएगा। कितनी बार हमको लोगों ने बताया कि ऑफिस का दरवाजा बंद, और जब लोगों ने दरवाजे के नीचे से देखा तो ऑफिस का कारपेट पे
उसका सारा कपड़ा बिखरा पड़ा था। वी ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरे ख्याल से मिस कॉल को काफी साल पहले ऑब्जेक्ट कर लेना चाहिए था। इस तरह के अल्फाज शराफत की तौहीन है। ये वो पहलू है जो रंजीत चौधरी और मिस कॉल के संबंधों पर अहम रोशनी डालता है। बताने दो मिसेस भरूचा, शायद इसकी गवाही से मेरा एक और रूप निखर कर आ जाए। आप दोनों शांत रहेंगे और मैं गवाह से कहना चाहूंगा कि अपने बयान के लफ्जों को गौर से और सोच समझकर चुने। जज साहब, सिन तो सिन है, उसको हम क्या बोलेगा? गुड मैनर्स। मिस लोबो ये बताइए कि रंजीत चौधरी का बर्ताव मिस कॉल के प्रति कैसा था? पहले तो आप वो पैसा गिन लीजिए जो रंजीत चौधरी ने इस छोकरी के ऊपर खर्चा किया। इतना पैसा। चौधरी साहब का अपनी शादी की तरफ क्या नजरिया था? पहली बार हम अपना साहब को इतना खुश देखा। ऐसा खुशी जो एक भूला भटका आदमी सही रास्ते पे आके पाता है। अब ये बताइए कि क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि चौधरी साहब किसी बात से इस हद तक परेशान थे जिससे वो खुदकुशी कर लें? नहीं, हमको ऐसा कभी नहीं लगा। और चौधरी साहब की शादी के बारे में मिस कॉल का नजरिया क्या था? एकदम चुप, ऐसा जैसे स्टोन का हो गया हो। मिसेस चौधरी? जज साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने वकील से बात कर सकती हूँ? इजाजत। आप मुझे गवाही के लिए बुलाना चाहते थे? जी चाहता तो था, लेकिन पता चला कि आप शहर के बाहर हैं, इसलिए। बाहर ही थी, लेकिन जल्दी वापस आ गए। मतलब? पिताजी नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ आऊँ। वो मेरे लिए बहुत परेशान है, लेकिन मेरा भी कुछ फर्ज बनता है कि अपने स्वर्गीय आई एम एट योर डिस्पोजल। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। आप प्लीज बैठिए, मैं थोड़ी देर में गवाह के रूप में आपको पेश करूँगा। बैठिए। थैंक यू। हाँ तो मिस लोबो, चौधरी साहब की शादी की तरफ मिस कॉल का जो नजरिया था उसके बारे में आप हमें बता रही थी। वो एकदम चुप हो गया था, बिल्कुल स्टोन का माफिक। पर हाँ, एक बार हम उसको रोते सुना, यानी कि साहब की शादी के बाद वो एक बार रोया, बहुत रोया। कभी आपको ऐसा लगा कि वो बहुत तकलीफ से गुजर रही है? तकलीफ? और उसको? नहीं सर, एक आदमी कम या ज्यादा उसको क्या फर्क पड़ने का। हम तो उसको साहब की शादी की रात को ही चीटिंग करते देखा, दूसरा आदमी के साथ। दूसरा आदमी? कौन था वो? ये तो हम नहीं जानता। हम पहली बार उसको साहब का शादी का दिन देखा। आप हमें उस आदमी के बारे में बताएगी? शादी का दिन हम रात को लेट में आया। सर्वेंट डोर से जब हम अंदर आया तो ये हमको सुना नहीं, लेकिन ये घर पर ही था और इसके साथ में कोई और था। साथ में था? कौन था? एक आदमी था छत का ऊपर। उधर बहुत अंधेरा था, पर हम उस आदमी को देखा। वो आदमी इसको अपने बाहों में पकड़ रखा था। आपको उस आदमी का नाम पता चला? नहीं। आपने उस आदमी को दोबारा कभी देखा? हाँ, एक बार। कब? 2 दिसंबर का रात को। क्या देखा? बड़ा अजीब था ये। उस दिन हमको बुलाया और बोला तुम छुट्टी करो। हमको शक हो गया। क्यों शक हो गया? इसलिए कि हमारा छुट्टी सैटरडे को होता है और उस दिन मंगलवार था। इतना जल्दी दूसरा छुट्टी कैसा मिल सकता है? ये हमको बोला कि तुम जाओ, तुम्हारा जरूरत नहीं। फिर आप गई? हाँ, हम 4 बजे गया, लेकिन हमको मालूम करना था, इसलिए हम चुपचाप वापस आ गया। करीब 10 बजा होगा। घर में अंधेरा था और कोई नहीं था। इतने में यह सब लोग आया। हम सबको आते सुना और छुप गया। हम चौधरी साहब को इसके साथ देखा, साथ में 2 और आदमी को देखा। एक तो नशे में था, हम उसको नहीं जानता था, लेकिन दूसरे को हम जानता था। वो वही था जो शादी की रात को इसको किस करता था। हमको डर लगा कि अगर साहब ने हमको देखा तो, इसलिए हम चुपचाप वहां से चला गया। 1 मिनट मिस लोबो, आपको मेरे साथ ही कुछ बात करनी है। क्यों? हमको जो कुछ बोलने था आपने बोल दिया। हो सकता है आपके पास कुछ और जानकारी हो। आपने अभी कहा कि आपने उस अजनबी को मिस कॉल को चूमते देखा। हाँ, देखा। और उस वक्त काफी अंधेरा था।
हाँ, अंधेरा भी था। 2 दिसंबर की रात को जब आप अपनी मालकिन पर बहुत चालाकी से जासूसी कर रही थी, तब आपने रंजीत चौधरी को अपनी मालकिन के साथ आते देखा और इस डर से कि वो कहीं आपको देख ना ले, आपने वहां से जाने की कोशिश की। ठीक? आपका मेमोरी बहुत अच्छा है। इसका मतलब है कि आपने उन 2 आदमियों को बस नजर भर ही देखा जो उनके साथ थे। हाँ। ये शराबी देखने में कैसा था? कैसे बता सकता है जब अंधेरा था और दरवाजे के पास में और भी अंधेरा था। हाँ, अंधेरा था और आप जाने की जल्दी में थी। फिर भी आप उस आदमी को पहचान पाई जिसे आपने सिर्फ एक बार देखा था, और वो भी अंधेरे में। देखो, हम तुमको बताना चाहता है, हम इधर कसम खा के खड़ा है और गॉड से डरता है। जब हम बोला कि उस आदमी को देखा तो उसका मतलब उसी आदमी को देखा। ठीक है मिस लोबो, इतना ही काफी है। मेरी अगली गवाह है मिसेस शशि चौधरी। मिसेस चौधरी, मैं जानता हूं कि आप किस दौर से गुजर रही हैं, लेकिन मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने होंगे जो दुख भरी यादों को फिर से कुरेद सकते हैं। मैं तैयार हूं मिस्टर तिवारी। थैंक यू। रंजीत चौधरी की और आपकी पहली मुलाकात कब हुई? पिछले साल अगस्त में। ये मुलाकात कहाँ हुई? अपनी एक सहेली अनुराधा पंडित के घर, एक पार्टी के मौके पर। क्या आप हमें इस मुलाकात के बारे में कुछ बताइए? शाम का वक्त था। अनुराधा के घर के लॉन पर पार्टी थी। कुछ गिने चुने लोग बुलवाए गए थे। मैं पार्टी पर पहुंची। अनुराधा ने मुझे बाकी लोगों से मिलवाया। कुछ को मैं जानती थी और कुछ मेरे लिए बिल्कुल नए थे। अचानक मेरी नजर एक आदमी पर पड़ी जो लॉन में अकेला खड़ा था। तुम्हारी पार्टी में लोग अकेले ही रहते हैं? कौन? आप उनसे दोबारा कब मिली? अपने घर पर। सिर्फ रंजीत, मैं और मेरे पिताजी कर्नल गए। उसके बाद फिर कभी? काफी बार। वो हमारे यहाँ काफी आने लगे और एक दिन जिस दिन उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा। क्या आप हमें उस दिन, उस घड़ी के बारे में बताएगी? हम लोग एक लंबी ड्राइव पर गए।
काफी दूर निकल गए थे। मैं गाड़ी चला रही थी। कितनी खुश थी उस दिन में। हम तुम अनजान खोज रहे हैं एक दूजे में जन्मों की पहचान। भूल भुलैया सा ये जीवन और हम तुम अनजान। भूल भुलैया सा ये जीवन और हम तुम अनजान। जाती है हर मुश्किल आसान। भूल भुलैया सा ये जीवन और हम तुम अनजान। सौ जन्मों की भटकन दिल को तड़प तड़प तड़पाए। जो एक हो जाए स्वर्ग वही बन जाए। स्वर्ग वही बन जाए। जिस्मों की इस कैद में पूरे तुम अनजान। भूल भुलैया सा ये जीवन और हम तुम अनजान। मिसेस चौधरी, अगर आप चाहें तो हम सवाल बाद में कर सकते हैं। जी नहीं, मैं ठीक हूँ। उस दिन मुझे रंजीत चौधरी की बिगड़ती माली हालत के बारे में पता चला। उन्होंने मुझसे शादी के लिए इसलिए नहीं कहा क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था, मगर मैं उनसे प्यार करने लगी थी और पैसा मेरे लिए सब कुछ नहीं था। जब आपकी और चौधरी साहब की मंगनी अनाउंस हुई, उस वक्त कहीं आपको ऐसा लगा कि चौधरी साहब आने वाले वक्त से कहीं निराश थे? जी नहीं, बल्कि उन्होंने मुझसे ये कहा कि मेरे प्यार ने उन्हें काफी बल दिया था और इसी बल के सहारे वो अपनी पिछली गलतियों को सुधार कर आने वाले कल को संवारना चाहते थे, और मुझे भी इसका पूरा यकीन था। शादी के बाद आप बंबई में ही रही? जी हाँ, हमने एक बंगला ले लिया और रंजीत ने अपना पेंट हाउस छोड़ दिया। क्या चौधरी साहब ने अपने और मिस जानवी कौल के रिश्ते के बारे में आपसे कभी जिक्र किया? एकदम तो नहीं। शादी के 2 हफ्ते के बाद उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा, शशि, मेरी जिंदगी में एक औरत है, थी, और मैं जरूरी समझता हूँ कि तुम्हें सब कुछ बता दूँ। मैंने कहा, मैं जानती हूँ और बताना जरूरी नहीं, अगर आप ना चाहें तो।
फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जानवी कौर उस वक्त की जिम्मेदार है जो मेरी जिंदगी में काले साल बनकर आए। मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगा। और आपने क्या कहा? मैंने कहा जैसा आप ठीक समझे, लेकिन हमें इतना निर्दय नहीं बनना चाहिए। मैंने रंजीत से कहा कि जानवी को दूसरी नौकरी ढूंढ दे। उन्होंने कहा मैंने उसके लिए पैसों का बंदोबस्त कर दिया है और दोबारा उसकी शक्ल कभी नहीं देखूंगा। यानी अपनी मर्जी से चौधरी साहब ने मिस कॉल को नौकरी से अलग किया। दुनिया में दो तरह की औरतें होती हैं। मेरी तरह की औरतें कभी जलन का शिकार नहीं होती। और शादी के बाद चौधरी साहब के बिजनेस के हालात क्या थे? बिजनेस के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। हाँ, मैं इतना जरूर जानती हूँ कि उन्होंने मेरे पिताजी से काफी बड़ा लोन लिया था। 2 दिसंबर को चौधरी साहब की दिनचर्या क्या थी? दिन को वो काम के सिलसिले में बिजी रहे, दोपहर को लौटे तो उन्होंने कहा कि उन्हें बिजनेस डिनर के लिए बाहर जाना है, शाम को देर से आएंगे। किसके साथ डिनर करना था उनको? ये मैंने नहीं पूछा। मैं उनके काम में कभी इंटरफेयर नहीं करती थी। That's all, Your Honor. मेरे कुछ सवालों का जवाब दे सकेंगे आप? जी हाँ। आपने कहा कि आपका प्यार एक सुंदर सपना था। जी हाँ। एक सच जिसने एक डूबते गिरते आदमी को उबारा। जी। एक खूबसूरत रिश्ता जो कि आपसी यकीन पर आधारित था। जी हाँ। तो फिर आपने एक जासूस को अपने पति का पीछा करने के लिए क्यों लगवाया? जी वो जासूसी के लिए नहीं, अपने पति की हिफाजत के लिए रखा था। डिटेल में बताइए प्लीज। कुछ वक्त पहले गुंडे अख्तर रामपुरी ने मेरे पति को धमकाया था। उन्होंने उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो किसी से नहीं डरते थे और बहुत कहने पर भी उन्होंने बॉडीगार्ड रखने से मना कर दिया। मैंने रमाकांत शिंदे को बिना उनकी खबर पे काम पे लगवाया क्योंकि मुझे मालूम था वो नहीं मानेंगे। दूर से देखता एक डिटेक्टिव आपके पति की रक्षा या बचाव किस तरह कर सकता था? मैंने सुना था कि अगर आदमी की देखभाल करने वाला कोई हो तो गुंडे उस पर हमला नहीं करते। ओह, इसका मतलब है मिस्टर शिंदे का काम सिर्फ मिस्टर चौधरी का पीछा करना था। जी हाँ। मिसेस चौधरी, आपने कहा कि आपके पति कह रहे थे कि वो दोबारा मिस कॉल से नहीं मिलना चाहते थे। जी, उन्होंने मुझसे यही कहा था। इसके बावजूद शादी के बाद वो मिस कॉल से मिले और मिलते रहे। आपके डिटेक्टिव ने तो आपको बताया होगा। जी, बताया था। इसका क्या जवाब है आपके पास? मुझे नहीं मालूम। मुझे क्या मालूम कि मेरे पति को किस तरह ब्लैकमेल करती थी। इसका क्या जवाब है आपके पास कि आपके पति आपसे झूठ बोलकर बिजनेस डिनर के बजाय 2 दिसंबर की रात को मिस कॉल के यहां गए? अगर मुझे मालूम होता तो आज ही मुकदमा नहीं होता। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि इसने मेरे पति को अपने यहां बुलाया और फिर वो मरे हुए पाए गए। मुझे एक और सवाल का जवाब चाहिए। पूछिए। मैं चाहती हूं कि आप कसम खा के कहें कि रंजीत चौधरी आपको प्यार करते थे। वो मेरे थे। बस मुझे यही पूछना था। नहीं मिसेस भरूचा, एक और सवाल है। क्या पूछना है आपको मिस कॉल? यही कि क्या ये रंजीत चौधरी को चाहती थी? हाँ मिस कॉल, मैं चाहती थी। बस इतना ही पूछना था। यह मुकदमा कल तक के लिए स्थगित किया जाता है। हम दोनों में से एक झूठ बोल रहा है और हम दोनों जानते हैं कौन। योर ऑनर, मैं एक और गवाह को अदालत में पेश करना चाहूंगा। इजाजत है। कर्नल घई, आपका पेशा? मैं नर्मदा बैंक का प्रेसिडेंट हूं। क्या आप किसी भी प्रकार से स्वर्गीय रंजीत चौधरी से संबंधित थे? जी हाँ, वो मेरा दामाद था। एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट होने के नाते आप रंजीत चौधरी की आर्थिक स्थिति पर कुछ रोशनी डाल सकेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि काफी खराब हालत में थी, लेकिन ऐसे भी नहीं जिसे ठीक न किया जा सकता हो। हमारे बैंक ने रंजीत चौधरी को 50 लाख रुपए का कर्ज दिया, लेकिन अब यह कहना भी गलत नहीं होगा कि वो पैसे डूब चुके। ऐसी कौन सी वजह थी कि आपने रंजीत चौधरी को इतना बड़ा कर्जा दिलवाया? वो मेरी बेटी का पति था
और मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था, किसी भी कीमत पर। यह जानकर भी कि रंजीत चौधरी के बिजनेस की हालत डगमगा रही है, कि आप उसमें और पैसा लगाते? जी नहीं, लेकिन जितना मैंने लगाया था यही सोचकर कि शायद वो पैसा किसी दिन वापस आ जाएगा। इसका मतलब साफ जाहिर है कि रंजीत चौधरी के पास खुदकुशी करने के लिए कोई आर्थिक वजह नहीं थी। जी नहीं, बल्कि जिंदा रहने के हर आसार नजर आ रहे हैं। नहीं साहब, अब मुझे यह बताइए कि आपकी नजर में स्वर्गीय रंजीत चौधरी और आपकी बेटी दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे? मैं हमेशा अपने परिवार को अहम देता रहा हूं, और मेरा यह कहना भी गलत नहीं होगा कि रंजीत चौधरी और हमारी बेटी एक दूसरे के साथ खुश थे। अब ये बताइए, रंजीत चौधरी के बारे में आपकी क्या राय थी? रंजीत चौधरी के तौर तरीके और आदतें मुझे पसंद नहीं थे। हम दोनों एक दूसरे से काफी अलग थे। रंजीत चौधरी एक ऐसा इंसान था जो हमेशा अपनी खुशी के बारे में पहले सोचता था। रंजीत चौधरी के बारे में आपकी जो समझ है उसको मद्देनजर रखते हुए क्या आप ये कहेंगे कि रंजीत चौधरी ने खुदकुशी की? जी नहीं। थैंक यू मिस्टर कै, थैंक यू। योर विटनेस। आप आर्मी में कर्नल थे? जी हां, अब मैं रिटायर्ड हूं। आप अपने दामाद को चाहते थे? जी हां। आपने अपने दामाद की कभी तौहीन नहीं की? उनकी किसी बात पर आपको गुस्सा नहीं आया? मोहतरमा, मुझे कभी गुस्सा नहीं आता। क्या रंजीत चौधरी की कंपनी का दिवाला पिट जाने की वजह से आपको भी नुकसान पहुंचा? जी हां। और आपकी भी माली हालत काफी कमजोर हो गई है। जी हां। इसके बावजूद आपने अख्तर रामपुरी को पकड़ने के लिए 50,000 रुपया इनाम देने का इश्तहार छपवाया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अगर इजाजत हो तो मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू। एक सच्चे नागरिक होने के नाते मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं रामपुरी जैसे गुंडे को पकड़वाने में कानून की मदद करूं। सो मैंने किया, 50,000 रुपया इनाम देने का वादा करके। लेकिन जैसा वकील साहब ने कहा, इस बात का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। कर्नल साहब, ये केस शुरू होने से पहले आप शहर से बाहर क्यों चले गए थे? मेरी बेटी को सदमा पहुंचा था और मैं नहीं चाहता था कि उसकी तबीयत और खराब हो, इसलिए मैं उसे शहर से बाहर ले गया था। आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं ना? जी हाँ। और आपकी हमेशा कोशिश यही रही है कि उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो? जी, मैंने हमेशा ऐसा ही चाहा है। उसने जो कुछ भी चाहा आपने उसे दिया? जी हाँ। चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो? जी। तो क्या यह मुमकिन नहीं कि आप उसको उसकी पसंद का मर्द खरीद कर देते? योर ऑनर, वी ऑब्जेक्ट। आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि आपकी सारी दौलत भी लुट जाती तो आप उस आदमी को तोड़ने से कतराते नहीं, जो आपकी दौलत के बावजूद टूटने से इनकार कर रहा था, रंजीत चौधरी। ऑब्जेक्शन। क्या यह सच नहीं कि आपकी दौलत की वजह से जानवी कौल को नौकरी से निकाल दिया गया और रंजीत चौधरी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया गया? आप जो इल्जाम मुझ पर लगा रही है वो बिल्कुल गलत है। मेरी बेटी को जानवी कौल से कोई जलन नहीं थी। भूलिए मत कर्नल साहब, आपकी बेटी ने एक रकम अदा की उस सब के लिए जो जानवी कौल को मुफ्त में मिला। वी ऑब्जेक्ट योर ऑनर। कौड़ी की औरत। पापा प्लीज। मैं तुम्हें एक चींटी की तरह मसल के रख दूंगा जैसे औरों को मसल कर मैंने चुप करा दिया है। तुम समझती क्या हो अपने आप को? मैं आपके मुंह से यही सुनना चाहती थी, मुझे यही साबित करना था। That's all, Your Honor, मैं दरख्वास्त करती हूँ कि ठोस सबूत ना होने के कारण इस केस को बर्खास्त किया जाए। दरख्वास्त नामंजूर की जाती है। हमारा पहला गवाह है दीनानाथ शर्मा। दीनानाथ शर्मा। आपका पेशा? हैंडराइटिंग एक्सपर्ट, सिटी पुलिस डिपार्टमेंट। आप इस खत को पहचानते हैं? जी हाँ, ये वही खत है जो रंजीत चौधरी के फ्लैट में उनकी मौत की रात को मिला था। इसे जांचने के लिए मुझे ही बुलाया गया था। आप किस नतीजे पर पहुंचे? यही कि ये खत रंजीत चौधरी ने लिखा था। थैंक यू।
मिस्टर शर्मा, जैसा कि केस के दौरान आपको पता चला होगा कि मिस कॉल कई बार रंजीत चौधरी की जगह उनके नाम से दस्तखत कर दिया करती थी उन कागजों पर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते थे। क्या आपने कभी मिस कॉल के ऐसे दस्तखतों को रंजीत चौधरी के असल दस्तखतों के साथ मिलाकर देखा? जी हाँ। नतीजा? मिस कॉल को मुबारकबाद देनी होगी कि दोनों दस्तखतों में मामूली सा फर्क था। मिस कॉल और रंजीत चौधरी के संबंध को ध्यान में रखते हुए क्या यह मुमकिन है कि यह खत मिस कॉल ने ही लिखा हो? हाँ, मुश्किल तो था लेकिन नामुमकिन भी नहीं। थैंक यू मिस्टर शर्मा। अच्छा, हमारा अगला गवाह है टेकचंद अडवाणी। आपका पेशा? मेरी आखिरी नौकरी रंजीत चौधरी के सेक्रेटरी के हैसियत से थी। आप इस पोस्ट पर कब से हैं? जी, नवंबर से, जब से मिस कॉल ने नौकरी छोड़ी। और उससे पहले? उसके पहले मैं अकाउंटेंट था रंजीत साहब के यहाँ। आपको मिस कॉल की पोस्ट किसने दी? चौधरी साहब ने? जी हाँ। क्या मिस कॉल ने आपको अपना काम समझाने में सलाह दी? जी हाँ। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि मिस कॉल और रंजीत चौधरी के बीच कुछ तनाव था? मैडम, मिस कॉल और रंजीत चौधरी में उतना ही तनाव था जितना आप में और आईने में आपकी शक्ल में। यानी कि नहीं था? जी हाँ। आपने रंजीत चौधरी और कर्नल घाई के बीच कोई मीटिंग देखी थी? जी, ऐसी कोई मीटिंग पर मैं मौजूद नहीं था, लेकिन इतना जानता हूं कि चौधरी साहब कर्नल साहब को एक आंख भी नहीं भाते थे। ऐसा क्यों लगा आपको? क्योंकि एक दिन जब मैं रंजीत साहब के ऑफिस में पहुंचा ही था कि मैंने कर्नल साहब को रंजीत साहब से बात करते हुए देखा। इसका मतलब है कि मुझे आपसे और पैसों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मरते दम तक नहीं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। लेकिन फिर बाद में मत कहिएगा। कुछ कहने को बाकी नहीं रहा। क्या है? अभी जाओ, बाद में आना। अगर तुम्हें और पैसे नहीं मिले तो चौधरी एंटरप्राइज को बचाने वाला कोई नहीं होगा। फिर क्या करोगे? खुदकुशी। कायदे से करना, कोई कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए। और कुछ सुना या देखा? जी, ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिला। योर ऑनर, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहूंगी। इजाजत है। मुझे अभी अभी एक नोट मिला है जिसमें लिखा है मेरे आने तक जानवी कॉल को बतौर गवाह ना बुलाया जाए। नीचे कोई नाम नहीं, कोई सिग्नेचर नहीं। मैं अभी इसी वक्त गवाही देना चाहती हूँ। क्या मैं इस बेचैनी की वजह जान सकता हूँ? बिना इजाजत किसी को बीच में बोलने का हक नहीं दिया गया है। ये आखिरी वार्निंग है। 2 दिसंबर की रात को आप कहाँ थे? जी, मैं रंजीत साहब के ऑफिस में काम कर रहा था। और जब आपको रंजीत चौधरी की मौत की खबर मिली तो आपने क्या किया? जी, मैंने कर्नल साहब को खबर करने की कोशिश की, कई जगह फोन किए, लेकिन उनका पता कहीं नहीं चला। अंत में थककर मैंने ये खबर मिसेस चौधरी को दे दी। और जब आपने उन्हें ये खबर दी तो उन्होंने क्या कहा? जी, उन्होंने कहा कि ये खबर अखबारों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। That's all, Your Honor। ठहरिए मिस कॉल, ऐसे भी क्या जल्दी है? टेकचंद साहब, रंजीत चौधरी के पास आप 8 साल से ऊपर से काम कर रहे हैं। जी हाँ। और इस दौरान आपको यह भी मालूम रहा कि आपके बॉस के तमाम काम कितने चोरी और बेईमानी से भरे पड़े थे। जी, मुझे मालूम नहीं था। वो एक चोर था, उसने लोगों को धोखा दिया, क्या ये मालूम था? उन्होंने वो सारे काम किए जो दूसरे लोग नहीं करते हैं, लेकिन ना ही मैंने कोई शक किया और ना ही पूछताछ करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि मैं जानता था कि चौधरी साहब गलत नहीं थे। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वो रंजीत चौधरी थे। और रंजीत चौधरी कभी गलत काम कर ही नहीं सकते थे। वकील साहब,
जब आप और हम जैसे लोग रंजीत चौधरी के सामने जाते हैं तो झुककर सलाम करते हैं, आंखें नीचे करते हैं और सवाल नहीं करते। बहुत खूब टेकचंद साहब, बहुत खूब। आपके भक्ति की जितनी दाद दी जाए कम है। तो यह तय रहा कि आप अपने मालिक के लिए कुछ भी कर सकते थे। जी हाँ, कुछ भी। कभी कभार झूठ बोलने में भी हर्ज नहीं होता होगा। We object, Your Honor. सस्टेन। वकील साहब, मैंने कभी झूठ नहीं बोला है, लेकिन आज आपको एक बात बता दूं, मैं रंजीत चौधरी के लिए झूठ बोलना पसंद करूंगा बजाय आपके लिए सच। और आपके साफ दिली के लिए, इन लफ्जों के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। और कोई सवाल नहीं। योर ऑनर, मैं मिस कॉल को गवाह के रूप में पेश करना चाहूंगी। इजाजत है। जानवी। आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, मैं जो कुछ कहूंगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। इसकी जरूरत नहीं, मैं नास्तिक हूँ। इसके बावजूद गवाह को कसम खानी पड़ेगी। मैं कसम खाती हूँ। आपका नाम? जानवी कौल। आपकी आखिरी नौकरी क्या थी? मैं रंजीत चौधरी की सेक्रेटरी थी। और ये काम आपने कितने साल संभाला? 10 साल। रंजीत चौधरी से आपकी पहली मुलाकात कब और कैसे हुई? उसका एक इश्तिहार निकला था स्टेनो के लिए, मैंने जवाब दिया और उसके दफ्तर में रंजीत चौधरी से मेरी मुलाकात हुई। वो रंजीत चौधरी का पहला दफ्तर था और मेरी पहली नौकरी। इस पहली मुलाकात में वो आपसे किस तरह पेश आए? वो मुलाकात मुझे अब भी याद है और खासकर याद है उसकी वो नजर, मुंह पर एक खामोश हंसी जो लगता था सामने वाले का मजाक उड़ा रही हो। वो सिर्फ अपनी कुर्सी पर बैठे चुपचाप मुझे देखता रहा। मैं तय नहीं कर पाई कि उसे थप्पड़ मारूं या घुटनों पर गिर जाऊं। मैंने दोनों काम नहीं किए और उसको साफ साफ बोल दिया कि मुझे नौकरी चाहिए थी। उसने एक पैड मेरी तरफ फेंका और कहा, डिक्टेशन लो, मुझे स्टेनो की जरूरत है। और पैड लेकर मैंने काम शुरू कर दिया। पूरा दिन मैंने काम किया। मुझे ऑर्डर देने में जैसे उसे कुछ सुकून मिल रहा हो। उसका हाव भाव ऐसा था मानो किसी अड़ियल जानवर को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। मुझे एक मजा आ रहा था। मैंने 8 घंटे काम किया, सामने खड़ी हो गई। मैं ये नौकरी छोड़ना चाहती हूँ। क्या तुम्हारा कभी किसी मर्द के साथ रिश्ता हुआ? नहीं। एक काम करो, उस कमरे में जाओ और कपड़े उतार के यहाँ आ जाओ। मैं ये काम करने नहीं आई। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। कोशिश करके देखो। वो कामयाब रहा। मैंने कपड़े उठाए और नौकरी रख ली। और आपने काम किया, मेहनत की और उस पोजीशन पर पहुंची जहां शौहरत, पैसा, सब कुछ आपने रंजीत चौधरी के साथ बांटा। जी हाँ। उनकी कामयाबी के दिनों में रंजीत चौधरी की आर्थिक हालत किस तरह थी? उसे ये भी नहीं मालूम था कि उसके पास कितना पैसा था। उसे जब पैसा चाहिए होता था तो अपनी किसी भी कंपनी से निकाल लेता और जब देना होता था तो दूसरी कंपनी से निकालकर उस कंपनी में डाल देता। उसकी तमन्ना थी कि इतना बड़ा बिजनेस हो कि पूरी दुनिया पर राज करे। ऐसी नीतियों के साथ बिजनेस में नीति या अनीति जैसा कुछ नहीं होता। बिजनेस पैसे से शुरू होता है और वहीं खत्म हो जाता है। रंजीत चौधरी के बिजनेस में परेशानियां कब से शुरू हुई? 1 साल पहले। कैसे? नर्मदा बैंक का एक 10 लाख का लोन हमें वापस करना था। तारीख नजदीक आती जा रही थी और हम 2 महीने का वक्त चाहते थे। कर्नल घाय ने मोहलत देने से इनकार कर दिया।
जब तक कि उनकी लड़की शशि ने अपना हाथ नहीं दिखाया। उन्होंने क्या किया? एक पार्टी में रंजीत और शशि की मुलाकात हुई। कुछ दिनों बाद रंजीत ने मुझसे कहा, जानवी, हमारी परेशानी को दूर करने का एक ही इलाज है जो तुम्हारे पास है। कुछ दिनों के लिए अगर तुम उसे उधार दे दो तो हमारा काम बन जाए। मैंने पूछा क्या चीज है वो? तो जवाब मिला मैंने पूछा शशि खाए? तो उसने हाँ में सर हिला दिया। मैं कुछ देर तक चुप रही, फिर मन कड़ा करके मैंने हाँ कह दिया। उस हाँ कहने में काफी कोशिश करनी पड़ी। रंजीत ने पूछा, क्या इससे हमारे बीच कोई फर्क आएगा? मैंने जवाब दिया, नहीं। ये सरासर झूठ है। एक इंसान ऐसा झूठ कैसे बोल सकता है? क्वाइट प्लीज। अदालत की कार्रवाई में बाधा डालने वाले को अदालत से बाहर निकाला जाएगा। कर्नल घाई का इस बिजनेस डील के बारे में क्या ख्याल था? शशि हमेशा अपनी मर्जी का काम करती रही और कर्नल घाई हमेशा ढील देते रहे। इस मामले में भी उनकी एक न चली और शशि को रंजीत और रंजीत को लोन चुकाने की एक लंबी मोहलत मिल गई। यानी कि रंजीत चौधरी ने अपने आप को सिक्योरिटी के तौर पर बेच दिया। उनकी शादी से आपको दुख हुआ? हम दोनों ने हमेशा आने वाली कठिनाइयों का एक साथ सामना किया। ये कठिनाई सबसे कड़ी थी और दोनों मुकाबले के लिए तैयार थे। शादी के 2 हफ्ते बाद ही मिसेस चौधरी ने आपको नौकरी से अलग करवा दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कर्नल घाई ने एक नया लोन देने से इनकार कर दिया। वजह थी कि शशि ने रंजीत से साफ लफ्जों में कह दिया, रखेल रख लो या पैसा ले लो। और आपके निकाले जाने के बाद क्या उनको ये पैसा मिल गया? नहीं, कर्नल घाई ने तब भी पैसा नहीं दिया, बल्कि एक अलग शर्त लगा दी कि पैसा तभी मिलेगा जब रंजीत अपने बिजनेस का 51% कर्नल घाई को दे दे, यानी कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। और रंजीत चौधरी ये बात मान गए? जी नहीं, उसने ये कह दिया कि अपने तमाम शेयर्स जला देना उसे ज्यादा मंजूर होगा। और ऐसा कहने के बावजूद क्या कर्नल घाई ने उनको लोन दे दिया? दिया नहीं, रंजीत ने ले लिया। ले लिया? कैसे? रंजीत ने कर्नल घाई के जाली दस्तखत करके। किस पे? हमारी डूबती हुई कंपनियों के शेयर्स को कर्नल घाई के बैंक में सिक्योरिटीज के तौर पर रखकर लोन लिया। सैंक्शन करने के दस्तखत कर्नल घाई के थे। ये आप कैसे कह सकती हैं कि दस्तखत जाली थे? क्योंकि दस्तखत करने में मैंने उसकी मदद की। क्या इन जाली दस्तखतों से कुछ मदद मिली? ज्यादा नहीं। बैंक ने सिक्योरिटीज का 60% लोन दिया, जो डूबती कंपनियों को थोड़ा सा ही सहारा दे पाई, और फिर उसी जगह वापस। फिर रंजीत चौधरी ने क्या तय किया? उसकी जैसे शख्स ना ही झुकते हैं ना ही थक कर रोते हैं। उसने दुनिया का हर कानून तोड़ा, अपने कानून बनाए और हमेशा जीता। उसने हमेशा कहा, चाहे आखिरी बाजी क्यों ना हारूं, दुनिया तब भी छोड़ूंगा जब मैं चाहूंगा। दुनिया के चाहने पर नहीं और ना ही ऊपर वाले के चाहने पर। मैंने कहा था कि मेरे आने तक इंतजार किया जाए। आप तो प्लीज चुप रहो, कुछ मत बोलो प्लीज। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम हमेशा चुप रहोगे। जज साहब, इसे गवाही देने से रोका जाए। जानवी, बिना सोचे समझे कुछ मत। बात सुनो। जज साहब, ये आदमी मुझसे प्यार करता है। ये मुझे बचाने के लिए झूठ बोल देगा। आप इसकी बातों का यकीन मत करिए। जानवी, अब इस सब का कोई मतलब नहीं। रंजीत चौधरी की मौत हो गई। रंजीत चौधरी की मौत हो गई? क्या आपको मालूम नहीं था कि रंजीत चौधरी मर चुके हैं? हाँ।
के तुमको क्या होता है कुछ न बताएंगे, देख के तुमको क्या होता है कुछ न बताएंगे। कुछ भी कहे कोई हम तो तुमको देखे जाएंगे, देखे जाएंगे। देख के तुमको क्या होता है कुछ न बताएंगे। मैं जानवी कौल से कुछ और सवाल करना चाहूंगी योर ऑनर।
कल जब आप इस कटहरे में खड़ी थी तो क्या आपको इस केस की तमाम सच्चाई मालूम थी? नहीं। क्या आप अपनी कोई भी गवाही वापस लेना चाहेंगी? नहीं। क्या आपने अपनी गवाही किसी को बचाने के मकसद से की थी? जी हाँ। किससे? रंजीत चौधरी को। आप अभी भी उसे बचाना जरूरी समझती हैं? नहीं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। क्या आप अभी कहेंगी कि रंजीत चौधरी ने खुदकुशी की? नहीं, रंजीत चौधरी ने खुदकुशी नहीं की, उसका खून किया गया। मैंने उसको नहीं मारा। यकीन मानिए जज साहब, मैं अपने आप को बचाने के लिए ऐसा नहीं कह रही। मुझे इसकी परवाह नहीं कि अब मेरा अंजाम क्या होगा, पर रंजीत चौधरी की खूनी को सजा मिलनी ही चाहिए। मैं आपको पूरा सच बताऊंगी। मैंने शुरुआत में झूठ बोला था, मैं यहां भी झूठ बोलने जा रही थी, पर जो कुछ मैंने कहा उसमें कुछ झूठ नहीं था, बल्कि जो कुछ है वो भी मैं आपको बताने जा रही हूं। मैंने आपको कहा था कि रंजीत चौधरी जिंदगी से तंग आ चुका था, पर मरना उसके दिमाग में नहीं था। मैंने एक आदमी को छत से ढकेला जरूर, पर वो रंजीत चौधरी नहीं, एक लाश थी। एक मरे हुए आदमी के लाश को छत से नीचे फेंका गया। लाश रंजीत चौधरी नहीं। आप इस बात पर थोड़ी और नजर डालेंगी? रंजीत कानूनन मरना चाहता था, यानी अपनी मौत साबित करके मरना चाहता था। कोई तलाशी नहीं, कोई पैसा मांगने वाला नहीं। ऐसी मौत जिसे कोई इनकार न कर पाए। खुदकुशी तो एक आड़ थी। ये प्लान तो एक अरसे से उसके दिमाग में था। कंपनी का पैसा निकाल निकाल कर हमने पहले से ही डॉलर खरीदना शुरू कर दिया था। लाश के गिरने के 7 दिन पहले वो पैसा हमने एक बिजनेसमैन के जरिए हांगकांग पहुंचा दिया था। तय था मरने की खबर के बाद रंजीत चुपचाप हांगकांग चला जाएगा और 1 महीने के बाद मैं उससे वहां मिलूंगी, और फिर हमेशा का साथ। अख्तर रामपुरी ने आपको मदद की? जी। क्यों? वो मुझे चाहता था और इसलिए मदद करने के लिए राजी हो गया। उसको साथ रखकर ही प्लान बनाया गया। प्लान? अख्तर का काम था एक लाश का इंतजाम करना, पर बिना किसी का कत्ल किए। 2 दिसंबर की शाम को अख्तर ने फोन करके बताया कि एक लाश तैयार है। प्लान तो पहले से ही तैयार था। सरकारी अस्पताल से लाश उड़ाई गई और उसी लाश को मैंने छत से नीचे फेंका। 2 दिसंबर की रात को रंजीत मेरे फ्लैट पे आया। लाश की खबर सुनकर ही वो बहुत खुश था। खतरे से खेलना उसे हमेशा अच्छा लगा, और उस रात रंजीत चौधरी चाहता था कि वो बिल्डिंग में अंदर आता नजर आए। चौधरी टावर्स पहुंचकर हमने दोनों गाड़ियां बाहर पहुंच पर रखी। रंजीत और अख्तर ने सहारा देने का बहाना करते हुए लाश को गाड़ी से बाहर निकाला और करीब उठाते हुए लिफ्ट की तरफ ले गए। मैंने जानबूझकर अपनी चाबी से लिफ्ट का दरवाजा नहीं खोला ताकि चौकीदार हम सबको देख सके। वो आगे बढ़ा अख्तर और रंजीत की मदद करने के लिए, पर हंसते हुए रंजीत ने उसे मना कर दिया। कहा दोस्त है हमारा कुछ ज्यादा पी गया है। चौकीदार ने लिफ्ट का दरवाजा खोला और हम सब ऊपर चल दिए। ऊपर पहुंचकर रंजीत ने लाश के साथ कपड़े बदल लिए और वहां से चला गया ताकि वॉचमैन को लगे कि वो शराबी बाहर जा रहा है। आधे घंटे बाद अख्तर भी वहां से चला गया।
मैंने अपने नाइट गाउन को जगह जगह से फाड़ा और लाश को घसीटते हुए टेरेस पर पहुंच गई। टेरेस के किनारे पहुंचकर मैंने लाश को उठाया और नीचे फेंक दिया। लोगों का हुजूम चारों ओर इकट्ठा हो गया और मुझे सुकून मिला कि चलो, लाश के गिरने के साथ ही रंजीत की तमाम तकलीफें, परेशानियां खत्म हो गईं और अब रंजीत आजाद है। पर किसे मालूम था? अख्तर के जाते ही मैंने कपड़े बदल लिए और गाउन को जगह जगह से फाड़ लिया, जिसे देखकर लगता था कि काफी हाथापाई हुई है, और उसी गाउन को पहनकर मैं नीचे आई। That's all. Thank you. मिस कॉल, एक बात बताइए, क्या रंजीत चौधरी ये जानते थे कि क्या गलत है और क्या सही है? यानी इसकी समझ थी उन्हें? रंजीत ने कभी भी चीजों को सही या गलत के नजरिए से नहीं देखा। उसके लिए तो सिर्फ एक मापदंड था, वो जो मुमकिन है या नामुमकिन। और आपने हर गलत काम में उनकी मदद की? मेरे लिए हमेशा एक बात साफ थी, यही कि वो चाहता है या नहीं चाहता। आपने कहा कि वो आपसे बहुत प्यार करते थे। हाँ। क्या उन्होंने कभी आपसे शादी के बारे में कहा? नहीं। और कहते भी क्यों? आप जानती है कि हमारे समाज में कुछ नियम होते हैं। नियम? किसके बनाए हुए? किसके लिए? क्या आपके वकील ने आपको यह बताया है कि आप यहाँ जो भी कुछ बोलेंगी उसको आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है? मैं यहाँ सच बोलने के लिए आई हूँ। मिस कॉल, आप रंजीत चौधरी को चाहती थी? हाँ। ये जानकर भी कि वो कैसे थे? हाँ, ये जानते हुए भी कि वो कैसे थे। सही मिस कॉल, सही कहा आपने। अब मान लीजिए कि आप जिसको चाहती है उस आदमी को कोई दूसरी औरत आपसे चुरा ले, तो आपको कैसा लगेगा? जिसे आप प्यार करती है उसे कोई दूसरी औरत उसकी जिस्मानी आग का फायदा ना उठाते, सच्चे दिल से उसकी भावनाओं की कदर करते हुए अपना बना ले, हैवान से इंसान बना दे, तो क्या तब भी आप उस आदमी को चाहेगी? We object, Your Honor. सस्टेन। पर मैं जवाब देना चाहती हूँ और अदालत को यह भी बताना चाहती हूँ कि आप रंजीत चौधरी की तौहीन कर रहे हैं। आप बताना जरूर चाह रही है मिस कॉल, लेकिन आप ये भूल रही है कि आपने भी रंजीत चौधरी की तौहीन की है, जबकि उनके होते हुए भी आपने अख्तर रामपुरी के साथ इश्क किया। वकील साहब। नहीं अख्तर, वकील साहब, आपका अंदाजा गलत है। अख्तर मुझे चाहता है, मैं उसे नहीं। और आपकी मदद करने की उसने कोई फीस नहीं मांगी। उसने कुछ नहीं मांगा। आप अकेली एक शख्स थी जिसे रंजीत चौधरी के बिजनेस की बिगड़ती हालत की पूरी खबर थी। हाँ। और उसे आप कभी भी जेल भिजवा सकती थी। मैं कभी ऐसा नहीं करती। लेकिन अगर चाहती तो कर सकती थी। शायद। जी हाँ मिस कॉल, आप कर सकती थी। शादी के बाद भी वो आपसे मिलता रहा, इसलिए कि सुधरने के बावजूद भी आपकी उस पर पकड़ थी। उसके सारे प्लान्स आप पर्दाफाश करके उसको डुबा सकती थी, इसलिए प्यार में नहीं, डर में वो आपके हाथों बंधा था। रंजीत ने कभी डर नाम का लफ्ज नहीं जाना। 10 लाख के डॉलर्स के बारे में आप कौन कौन जानता है? मैं, रंजीत और अख्तर। और अख्तर। 10 लाख रुपए कीमत के डॉलर्स हांगकांग में जमा करने की कोई कानूनी और सही वजह भी तो हो सकती है। मुझे नहीं मालूम। मालूम नहीं या बताना नहीं चाहती मिस कॉल? 10 साल तक उस आदमी ने आपके हर नखरे उठाए, आपके हर खर्चे उठाए,
आपको उस ऐश पे रखा जो आप सपने में सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन जब आपकी जिंदगी में बदलाव आया, आपकी नौकरी छूटी, तब आपका ईमान डोल गया। आप किसी और को उसका पैसा इस्तेमाल करते देख न सकी। जो पैसा आप पर खर्च हो रहा था वो किसी और का हो जाए यह आप बर्दाश्त नहीं कर सकी, और इसलिए आप मिस कॉल रंजीत चौधरी को दिवालिया देखना चाहती थी। मैं उसको कभी गरीब नहीं देखना चाहती थी। सही मिस कॉल, सही। आप उसे कभी गरीब नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि आप और आपका गुंडा दीवाना अख्तर दोनों मिलकर उसका खून करके उसका पैसा उड़ा देना चाहती थी। तो गरीब होने का सवाल कहां पैदा होता है? मुर्दे कभी गरीब नहीं होते मिस कॉल। ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन। चलिए ऐसे देखते हैं कि पहली मुलाकात में एक आदमी आप पर बलात्कार करता है, लेकिन आप कुछ नहीं कहती, आप चुप रहती है। उससे मिलकर आप कंपनी का रुपया गबन करती है। समाज के नियम को ताक पर रखकर आप उस आदमी के साथ 10 साल तक रहती है। बैंक से लेकर शेयर होल्डर्स तक को धोखा देती है। एक जाने माने गुंडे के साथ अलग से इश्क फरमाती है। दस्तखत करके धोखाधड़ी की ये भरी अदालत में कबूल करती है, लेकिन आप ये मानने को तैयार नहीं कि आप खून भी कर सकती है। आप गलत कह रहे हैं वकील साहब। रंजीत चौधरी के खातिर मैं खून भी कर सकती थी। That's all, Your ऑनर, अब मैं अख्तर रामपुरी को गवाह के रूप में पेश करना चाहूंगी। आपका नाम? सैयद अख्तर रामपुरी। तखल्लुस है अख्तर रामपुरी। आपका पेशा? बेकारी। आप मिस कॉल को कब से जानते हैं? 5 महीने से। उनसे मुलाकात कहाँ हुई थी? रंजीत चौधरी के दफ्तर में। मैं वहां गया था कुछ काम के सिलसिले में। वहां मेरी मुलाकात जानवी से हुई और मैं मेरा काम भूल गया। आपकी उनसे दोस्ती कैसे हुई? पहली मुलाकात को दोस्ती की शुरुआत तो नहीं कहा जा सकता, पर हुआ ये कि मैं रंजीत चौधरी से मिलने गया और जानवी ने मुझे उनसे मिलने नहीं दिया। कहा कि रंजीत चौधरी को तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, और यह भी कहा कि जिस आदमी को कपड़े पहनने का सलीका नहीं, जो घटिया परफ्यूम से महक रहा हो, उससे रंजीत चौधरी को कोई काम नहीं हो सकता। मैंने उसकी बात पर गौर किया, गुस्से से तमतमाते हुए चेहरे को देखा। दूसरे दिन चेहरे की सुर्खी से मिलते 50 गुलाब के फूल खरीदे और दोबारा जानवी के दफ्तर पहुंच गया। यह थी हमारी पहली मुलाकात। क्या आपको मिस कॉल और रंजीत चौधरी के रिश्ते के बारे में जानकारी थी? जी, मैं पहले से ही जानता था। मैं जानता था कि कुछ नहीं होने वाला, पर मजबूर था। क्या आपने कभी ये नहीं सोचा कि मिस कॉल भी चाहे कि आपने अपने इस इश्क को उन पर कभी जाहिर करने की कोशिश नहीं की? क्या यह बताना जरूरी है? जी हाँ। मैंने उसको एक बार कसकर बाहों में जकड़ लिया था, जबरदस्ती करके, रंजीत चौधरी की शादी की रात को। मेरी हरकत से वो कतई खुश नहीं थी और मैं प्यार के हाथों मजबूर था। उसने मुझसे कहा भी कि कोई फायदा नहीं। मैंने कभी नहीं चाहा कि उसे पता चले कि मैं उसे कितना चाहता था, पर उसे पता था। और इस हादसे के बाद हम में से किसी ने भी इस बात का जिक्र नहीं किया। रंजीत चौधरी के जाने के बाद क्या हुआ? मैंने तय की हुई जगह पर काफी इंतजार किया, पर मोटर बोट और रंजीत दोनों नहीं दिखे। मुझे लगा मौका पाकर रंजीत पहले निकल गया होगा। दूसरे दिन मैं हांगकांग गया, पर वहां भी मुझे रंजीत नहीं मिला। मैं बैंक गया, पैसा वैसा का वैसा ही रखा था। मुझे शक हुआ। फिर मैं हिंदुस्तान लौटा और समुद्र तट के उसी इलाके में गया जहां से रंजीत मोटर बोट पर जाने वाला था। पता नहीं वो कौन सी बात थी जो मुझे यहां खींच लाई, जो मुझे कुछ ढूंढने पर मजबूर कर रही थी। मैंने वहां काफी देर तक तलाश की और अचानक सब कुछ साफ हो गया।
ये तो मोटर बोट के ही टूटे फूटे हिस्से बिखरे पड़े थे। और जैसे ही मैंने उस बड़े हिस्से को हटाया, मेरी नजर रेत में दबी हुई एक चीज पर पड़ी। एक लाइटर जिस पर किसी का नाम लिखा था, उस शख्स का नाम जिसका रंजीत चौधरी से गहरा ताल्लुक था। अब मेरा उससे मिलना ही मेरा अगला कदम था। मेरा नाम अख्तर रामपुरी है। शायद आपने मेरे बारे में सुना होगा। फोन मत काटिए। आपकी एक चीज मेरे पास है, समंदर के किनारे मिली। अगर आप उसे वापस चाहते हैं तो सर बीच के पीछे वाली सड़क पर रात के 10 बजे मिलिए। जिंदगी ने एक बार फिर अपना अजीबोगरीब रंग दिखाया। रंजीत को इस दुनिया से जाना तो था, पर किन हालातों में और किसके हाथों। क्या चाहते हो? आप जानते हैं मुझे पहेलियां पसंद नहीं है। मुझे भी नहीं। रंजीत चौधरी। रंजीत चौधरी? आपने रंजीत चौधरी के साथ क्या किया कर्नल साहब? क्या मतलब है? एक जली हुई मोटर बोट और ये लाइटर। ये क्या बकवास है? बकवास है तो आप यहाँ आए क्यों? सारा शहर जानता है रंजीत चौधरी ने खुदकुशी की है। और आप क्या जानते हैं? मैं जानता हूं कि रंजीत चौधरी का खून आप ही ने किया है। चाहते क्या हो? कुछ नहीं, सिर्फ मुंह बंद रखने की कीमत। रकम बताओ। उसने अपनी जेब से एक चेक बुक निकाली और एक चेक काटकर मुझे दिया, 25,000 रुपए का। अब वो चेक कहाँ है? ये रहा। आप चाहें तो इसे सबूत के तौर पर रख सकती हैं। इसका पैसा मिलने से रहा। किस आदमी ने ये चेक आपको दिया? आप ही नाम पढ़कर सुना दीजिए। योर ऑनर, इस चेक पर दस्तखत है कर्नल धर्म प्रकाश घाई के। ये झूठ है। मैं वो चेक देखना चाहूंगा। योर ऑनर, मैं चेक को एग्जिबिट बी के रूप में देना चाहूंगी। फिर आपने क्या किया? मैंने दस्तखत देखे, नाम पढ़ा और फौरन अपनी पिस्तौल निकालकर उसे सीने पर लगा दी और कहा, बता हरामी, तूने रंजीत चौधरी के साथ क्या किया? तब उसका मुंह सिर्फ खुला ही रह गया और वो कुछ नहीं बोला। That will be all. Thank you. Your witness. रामपुरी जी, ये बताइए कि अगर किसी देनदार ने अपनी सुरक्षा के लिए आपको हफ्ता देने से इनकार कर दिया तो उसका क्या होगा? कानूनन मुझे हक है कि मैं आपकी बात का जवाब ना दूं, अगर ना चाहूं तो। अखबार तो आप पढ़ते ही होंगे। कभी कभी। तो आपने पढ़ा होगा कि मोदी सेठ ने एक जाने माने गुंडे को हफ्ता देने से इनकार कर दिया था और सरेआम उनकी मर्सिडीज गाड़ी बीच बाजार जला दी गई थी। लेकिन शुक्र है गाड़ी में कोई नहीं था। शुक्र है। और आपने यह भी पढ़ा होगा कि आपके इलाके में से कोई भी आदमी अगर आपको हफ्ता देने से इनकार करे तो We object, Your Honor. आप जिस औरत से प्यार करते हैं उसे और कोई बरगला के ले जाए तो आप क्या करेंगे? लकड़ी काटने वाले आरी से उसका गला काटकर फेंक दूंगा। सही। और इस बयान के बावजूद आप हमें यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप जैसा गुंडा, दूसरों के पैसों पर पलने वाला आदमी अपनी प्रियतमा को किसी और की बाहों में जाने देगा? We object, Your Honor. सस्टेन। मैं उससे प्यार करता था। अगर प्यार करते थे तो रंजीत चौधरी की शादी के बाद भी रंजीत से मिस कॉल का क्यों मिलने दिया? क्योंकि उस बारे में मेरा कोई हक नहीं बनता था। नहीं बनता था क्योंकि दोनों मिलकर रंजीत को ब्लैकमेल जो करना चाहते थे। क्या आप ये साबित कर सकते हैं? मिस कॉल का तुम्हारे साथ जो रिश्ता है वही इसका सबसे बड़ा सबूत है। वकील साहब, आप और हम दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। मैं पैसों के लिए सच को देखता नहीं और आप पैसों के लिए झूठ को सच में बदल देते हैं।
इतने आदी हो गए हैं आप झूठ का काम करते करते कि अगर कभी कोई सच्चे दिल वाला आकर अपनी सच्ची बात भी सुनाए तब भी आप उसमें झूठ ही खोजते रहेंगे। मैं उससे प्यार करता था और वो रंजीत चौधरी को। यही मेरा सच्चा सबूत है। शुक्रिया मिस्टर अख्तर। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, मैं कर्नल घाई से कुछ और सवाल करना चाहूंगी। 2 दिसंबर की रात को आप कहाँ थे? उस दिन मैं शायद दिल्ली में था किसी काम से। आपकी इस बात का कोई गवाह? वकील साहिबा, मैं हर बात के लिए अपने साथ गवाह लेकर नहीं घूमता हूं। मैं एक जाना माना बिजनेसमैन हूं और लोग मेरी जुबान पर यकीन करते हैं। आपके पास गाड़ियां कितनी हैं? 4 और उनमें से एक वैन। और मैं आपको बता दूं कि इस मॉडल के और कई गाड़ियां इस शहर में हैं। और आपके पास एक मोटर बोट भी है? जी, बेच दी। आपने वो 25,000 का चेक अख्तर रामपुरी को क्यों दिया? सीधी सी बात है वकील साहिबा, वो मुझे धमकी दे रहा था कि वो मेरी बेटी को कुछ कर देगा। और आप जानती हैं कि मेरी बेटी मुझे बहुत प्यारी है, इसलिए मैंने उससे पीछा छुड़ाने के लिए ये रकम उसे दिया। और रंजीत चौधरी को, जो आपकी लड़की की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, आपके जाली दस्तखत करके आपको लूट रहा था, उसका आपने क्या किया? वी ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन। दैट्स ऑल योर ऑनर। जज साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं कुछ कहना चाहता हूँ जज साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने गीता पे हाथ रखकर कसम खाई थी कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा और अब मुझसे सहा नहीं जाता। मैंने ही रंजीत साहब का खून किया है जज साहब। मैंने कर्नल घाई को बताया था कि रंजीत साहब ने 25 लाख अपनी कंपनियों से निकाले थे। आपको जो कहना है कटघरे में जाके कहिए। आपने कर्नल साहब को क्या बताया? मुझे नहीं मालूम था। मैंने कर्नल साहब को बताया कि देखो रंजीत साहब के हाथ कितने साफ हैं। 2 महीनों में 4 कंपनियों से 25 लाख रुपए लेकर डॉलर खरीद कर बाहर जमा कर दिए हैं। फिर उन्होंने क्या कहा? फिर उन्होंने कहा आखिर दामाद किसका है? फिर क्या हुआ? फिर वो पूछते गए और मैं जवाब देता रहा। 2 दिसंबर को मैंने कर्नल साहब को बताया कि हांगकांग के एक बैंक में रंजीत साहब के सारे पैसे जमा हो चुके हैं। ये क्या बकवास है? मेरी से कोई बात नहीं हुई है। कर्नल साहब को यह बात आपने किस वक्त बताई? दोपहर को। अगर मुझे मालूम होता कि मेरे बताने से रंजीत साहब की जान चली जाती तो मैं कभी नहीं बताता। हे भगवान, मैं अपनी जान दे देता। That's all. Thank you. 1 मिनट बच्चन साहब, 1 मिनट। क्या आपने 25 लाख रुपए के बारे में जब कर्नल साहब को बताया तब क्या वहां कोई नहीं था? जी नहीं, कोई नहीं था। तब तो सच क्या है ये आपको और कर्नल साहब को छोड़कर और तीसरा कोई नहीं जानता। क्यों? जी नहीं। थैंक यू, आप जा सकते। और कोई गवाह? जी नहीं योर ऑनर। योर ऑनर, बचाव पक्ष के वकील ने एक के बाद एक गवाह पेश किए। गवाहों ने मरे रंजीत चौधरी को दोबारा मारा, लेकिन एक भी गवाही यह साबित नहीं कर सकी कि 2 दिसंबर की रात को छत से मिस कौल ने रंजीत चौधरी को नहीं ढकेला। भरी अदालत में मिस जानवी कौल और अख्तर रामपुरी ने यह बताया कि ऊपर से गिरा वो रंजीत चौधरी नहीं था, बल्कि पहले ही मर चुका एक इंसान की लाश थी जो उन्होंने सरकारी अस्पताल से उड़ाई थी। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अब अगर गौर करें कि रंजीत चौधरी की मौत से सबसे ज्यादा फायदा किसका है, तो एक ही शख्स सामने आता है और वो है मिस जानवी कौल। रंजीत चौधरी का दिया हुआ फ्लैट कीमत 48 लाख, चौधरी एंटरप्राइज के शेयर्स कीमत 5 लाख, गबन करके गायब किया हुआ पैसा जो हांगकांग के बैंक में जमा है कीमत 25 लाख रुपए, कुल फायदा करीब 80 लाख रुपए। क्या मिस जानवी कौल इनकार करेगी कि वो फ्लैट की मालकिन नहीं है? 5 लाख के शेयर्स उसके पास नहीं है और हांगकांग के 25 लाख तो वो खुद ही कबूल कर चुकी है। योर ऑनर, शक तो और पक्का हो जाता है जब शहर का नामी गिरामी गुंडा अख्तर रामपुरी
सरकारी अस्पताल से लाश को उड़ाने में, जैसे वो खुद अदालत में कबूल कर चुका है, और उस लाश को रंजीत चौधरी की जगह गिराने में मदद करता है। लाश नहीं, वो रंजीत चौधरी को फ्लैट पे मारता है और जानवी कौल उसे गिराती है। सीन से रंजीत चौधरी गायब, पैसा जानवी कौल के हाथ में, जानवी कौल अख्तर रामपुरी के हाथ में। दोनों के शुरुआत की दूरी में कोई फर्क नहीं, योर ऑनर। और योर ऑनर, हमदर्दी तो साथ के लोगों के लिए होती है। जानवी कौल ने रंजीत चौधरी को मारा, और क्यों मारा इसके तमाम सबूत अदालत में पेश किए जा चुके हैं। अदालत के सामने दोनों औरतें भी मौजूद हैं। शशि चौधरी, जिन्होंने अपनी जिंदगी की खुशियों के साथ अपनी मांग का सिंदूर खोया, लाखों की जायदाद गंवाई, और दूसरी ओर उन्हीं लाखों की मालकिन जानवी कौल। अदालत से दरखास्त है कि जानवी कौल को उनके किए की कड़ी से कड़ी सजा मिले, जो आने वाली तारीख में लोगों के लिए एक सबक बने। थैंक यू योर ऑनर। झूठ बोलते बोलते, झूठ का इनकलाब लगाते लगाते हम सब इतने आदी हो गए हैं कि जब अचानक सच सामने खड़ा हो जाता है तो हमें उसकी शक्ल पहचानने में नहीं आती, और सच शर्म के मारे दोबारा सामने नहीं आता। अगर आज हमने सामने खड़े हुए सच को नहीं पहचाना तो ऊपर वाला भी हमें माफ नहीं करेगा। हमें अपने आप से सिर्फ ये पूछना है कि क्या सामने खड़ा सच सच है? अगर जवाब मिलता है हां, तो भविष्य में आशा है, और अगर जवाब मिलता है नहीं, तो फिर हम सबको आज अभी इसी वक्त ये मान लेना चाहिए कि हम और कुछ नहीं, झूठ की चलती फिरती लाशों में से एक और लाश है, गूंगी लाश, जो आंखों की रोशनी और दिल की आवाज खो बैठी है। That's all, Your Honor. बेकसूर को छुटकारा और कसूरवार को सजा, यही बुनियाद है कानून की, और यही काम हमारी अदालत निभाती चली आ रही है। दोनों पक्षों के वकीलों ने अपने अपने गवाहों और बयान के जरिए अपना केस अदालत के सामने रखा। यह एक पेचीदा केस है जिसमें एक ही शख्स को 2 बार मारा गया। दूसरे मौत के बारे में बचाव पक्ष कोई भी ठोस सबूत नहीं दे पाया, और बिना किसी सबूत के अदालत और कानून कार्यवाही नहीं कर सकता। कानूनन और केस की तमाम कार्यवाही को मद्देनजर रखते हुए अदालत जानवी कौल को कसूरवार पाती है। केस के पेचीदेपन को देखते हुए अदालत कल तक के लिए स्थगित की जाती है, और इस केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। अदालत जानवी कौल और अख्तर रामपुरी को इस बात की ताकीद करती है कि फैसले की सुनवाई तक इस शहर या देश के बाहर न जाए। मिस्ड कॉल, रखेलों के नाम नहीं होते। नहीं अख्तर। न जानवी न मिस कॉल, रखेल रखेल होती है और कुछ नहीं। तुमने और रंजीत ने मुझे धोखा देने की कोशिश की, मुझे, कर्नल घाई को।
तुमने हमारे बैंक से लाखों रुपए उड़ाए मेरे ही नाम पर। शादी हमारी बेटी से हुई और वफादारी तुमसे। जिंदगी की सारी खुशियां तुम्हें मिली और मेरी बेटी को बेवा बनाने की कोशिश की। नहीं जानवी, नहीं। कर्नल घाई के साथ धोखा करना इतना आसान नहीं है। कर्नल घाई हर चोट का जवाब चोट से ही देता है, और मैंने रंजीत को भी दिया। जानती हो कैसे? पहले उसके घुटनों पे मैंने गोली मारी और शहर का जाना माना रंजीत चौधरी बिलबिलाता हुआ मोटर बोट के डेक पे गिर पड़ा, सर पटकने लगा वहां पे। फिर मुझे दया आई, आखिर मेरा दामाद था वो। ये हाथ दोबारा उस पर गोली चलाने के लिए नहीं उठ सकी। मैंने मोटर बोट को आग लगा दी और किस्सा खत्म। रंजीत चौधरी का किस्सा खत्म। और बाकी रहा तुम्हारा किस्सा, वो तो कल अदालत खुद ही फैसला कर देगी। हां, एक बात तो मैं बताना चाहूंगा। जिस वक्त मैं रंजीत चौधरी को मार रहा था, उस वक्त मुझे एक अजीब सा सुकून, अजीब सी खुशी मिल रही थी, पूरी तरह से। कल अदालत में मुलाकात होगी और अगर चाहो तो तुम चिल्ला चिल्ला कर कह सकती हो कि रंजीत चौधरी का खून कर्नल घाई ने किया है। किया है, हां, लेकिन सबूत क्या है तुम्हारे पास? गवाह कहां से लाओगी रंजीत चौधरी की रखैल? अदालत गवाह ढूंढती है। कल तक का वक्त है तुम्हारे पास। सोचो, आराम से सोचो।